नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन ने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम जो फरवरी 2026 में हुए हैं उसकी सीरीज स्टार्ट की है। उसका आज डे 3 है। इसमें अपन जो केमिस्ट्री का चैप्टर धातु और अधातु है कक्षा 10th का चैप्टर, इसकी ग्रुप डी में पूछे गए लेटेस्ट एग्जाम्स के 115 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट और व्याख्या सहित कवर करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहना। इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है इस सीरीज का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर सकते हो। 2 वीडियोज हो चुके हैं, अम्ल क्षार लवण और रासायनिक अभिक्रिया के। बाकी आप ये पूरी ई बुक जिसमें सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट toptrendinggk.in या फिर टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप पर अवेलेबल है। कूपन कोड TGRAM25 लगा लेना जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा TGRAM25। चलिए अब अपन यहां पर शुरुआत करते हैं धातु और अधातु के 115 क्वेश्चंस की। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप ग्रुप डी की मॉक टेस्ट सीरीज हैं जो अभी लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी आपको मिल जाएंगे एज मॉक फॉर्मेट में। टेक्स्ट बुक पास ज्वाइन कर लेना और पास में आप कूपन कोड टीटीजी की यूज करेंगे। और इसमें ध्यान देना, कूपन कोड तब अप्लाई होगा जब आप न्यू यूजर रहेंगे, नए मोबाइल से आप रजिस्टर करेंगे अपने पेरेंट वगैरह, यदि आपने ऑलरेडी पहले कर रखा उस केस में। तो आपको 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अभी केवल पास कर दिया है तो इन्होंने जो एडवांस लेवल के जो रैंकर्स टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, प्लेटफॉर्म फी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो टीटीजी के कूपन कोड से आप टेक्स्ट बुक पास आज ही ज्वाइन कर सकते हो जिसमें फुल टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट है। केवल ग्रुप डी नहीं, रेलवे के एनटीपीसी एएलपी जेई के पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे। उनको मॉक में अटेम्प्ट करो, जितना हो सके एग्जाम से पहले मॉक देकर जाएंगे तो आधी तैयारी वहीं से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही चेकआउट कीजिए। पहला प्रश्न, धातुओं के निष्कर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही है? उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आने वाली धातुओं को पिघले हुए अयस्क के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो धातुओं का आप निष्कर्षण कर रहे हो, जैसे अयस्क से धातु अलग कर रहे हो। अयस्क का मतलब है कि उसमें धातु का आप शुद्ध रूप निकाल रहे हो, जो काफी उपयोगी धातु होती है खनिज में से, वो अपने लाभ के लिए लाभकारी धातुएं होती है, उनको एक तरीके से अलग किया जाता है, तो वो एक अयस्क का फॉर्म होगा। और अयस्क से धातु का आप निष्कर्षण करेंगे उस केस में कुछ स्थितियां बनती है कि धातु है कौन सी। यदि वो उच्च अभिक्रियाशील धातु है तो आप उसका आप विद्युत अपघटन करेंगे। मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो फिर उनका आप सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क रहेगा, उनका फिर अपचयन करेंगे। और यदि ये धातु आपके अभिक्रियाशील बहुत कम है, जैसे गोल्ड हो गया, एजी हो गया, जो नीचे आने वाली धातु है, मरकरी हो गया, इन सभी का आप यदि धातुओं को अलग करना चाहेंगे, निष्कर्षण करना चाहेंगे, तो ये तो प्योर फॉर्म में रहती है, तो ये डायरेक्टली आपके अलग हो जाएगी, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न हल करने से पहले मैं एनसीईआरटी के जो अपने नोट्स हैं काफी कैंडिडेट के पास है, बाकी आप ले भी सकते हो हमारी वेबसाइट से, तो उनका मैं कुछ आपको डिटेल बता देता हूं। अयस्क से धातु आप कैसे पृथक करेंगे? तो कुछ धातुएं पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन वो धातुएं जो यौगिक फॉर्म में ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट के रूप में मिलती है, उनका आपको धातु पृथक करने के लिए, निष्कर्षण के लिए अलग विधि अपनानी पड़ेगी। जैसे आप देखेंगे जो धातुएं कम अभिक्रियाशील हैं, जैसे गोल्ड है, चांदी है, तांबा है, तो स्वतंत्र फॉर्म में रहेंगी। ध्यान दें, कॉपर एंड सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी मिलते हैं, तो इनके नीचे मैंने अयस्क भी बता दिए कौन से, कॉपर के कॉपर पाइराइट हो गया, सल्फाइड सिल्वर ग्लांस हो गया। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो एग्जाम में सवाल बनते हैं, जो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, वो हमेशा यौगिक फॉर्म में रहेगी, जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। और जो धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील हैं वो सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहेगी, ये मध्यम अभिक्रियाशील है, वो अयस्क के फॉर्म में रहेगी। अब जैसे अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं को पृथक करने के लिए जो विधि देखते हो, तो वो आपके हो जाएगी विद्युत अपघटन। अयस्कों से निकालने के लिए विद्युत अपघटन की आवश्यकता है। जो अत्यधिक अभिक्रियाशील, अब अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी, ऊपर जो सक्रियता श्रेणी में आती है, पो, सो, के, में, ए, यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अधिक अभिक्रियाशील है, इनका विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट का अयस्क आपका, इसको इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। अब बात करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जो एक तरीके से आपका स्टेटमेंट आ रखा सवाल में, तो इन धातुओं को उनके ऑक्साइड अयस्क से निकालने के लिए कार्बन का उपयोग करके अपचयन किया जाता है। तो ये मध्यम अभिक्रियाशील है, विशेषकर ऑक्साइड अयस्क रहेगा ना,
वैसे अयस्क उसका सल्फाइड हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, लेकिन पहले सल्फाइड और कार्बोनेट को भी ऑक्साइड अयस्क में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्साइड अयस्क से धातु पृथक करना आसान रहता है, न कि सल्फाइड और कार्बोनेट। सल्फाइड और कार्बोनेट होगा फिर भर्जन निस्तापन करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऑक्साइड होगा तो आप उनका अपचयन कर लेंगे कार्बन की सहायता से। किसकी सहायता से? कार्बन की सहायता से। अब कम अभिक्रियाशील है तो प्रकृति में अक्सर स्वतंत्र अवस्था में मिल जाते हैं। जो सोना हो गया, चांदी हो गया, ये स्वतंत्र अवस्था में। अब यहाँ पर नीचे अयस्कों के प्रकार हो गए, और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अयस्क है कौन सा। जैसे आप देखेंगे मध्यम अभिक्रियाशील धातु में, मैंने कहा ना धातु ऑक्साइड का आप अपचयन करेंगे, लेकिन धातु की ऑक्साइड में पहले बदलना पड़ेगा। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का कार्बोनेट अयस्क हो सकता है, सल्फाइड अयस्क हो सकता है। यदि वो कार्बोनेट अयस्क है उस केस में निस्तापन करना पड़ेगा, यानी वायु की बहुत सीमित उपस्थिति या अनुपस्थिति में आप गर्म करेंगे कार्बोनेट अयस्क को, तब वो धातु के ऑक्साइड में बदलेगा, फिर उसका अपचयन करेंगे। यदि वो धातु का सल्फाइड अयस्क है उस केस में वायु की उपस्थिति में उसका भर्जन करना पड़ेगा, ताकि वो ऑक्साइड वायु की उपस्थिति O2 से क्रिया करेगा और सल्फाइड अलग हो जाएगा तो आपका ऑक्साइड बन जाएगा। तो भर्जन विधि से यहाँ पर सल्फाइड अयस्क भर्जन विधि, और जो कैल्सिनेशन कार्बोनेट अयस्क है वो निस्तापन विधि से आपके पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसका अयस्क प्राप्त किया जाता है, गर्म करके धातु का शोधन होता है। अब यहाँ पर वापस सवाल पर आते हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील को अयस्क पृथक करने के लिए विद्युत अपघटन। मध्यम अभिक्रियाशील श्रेणी की धातु प्रकृति में सल्फाइड और कार्बोनेट का अयस्क के रूप में रहती है, फिर उसका निस्तापन और भर्जन करके ऑक्साइड अयस्क में बदलकर गर्म करके अलग कर देंगे, उसका अपचयन करके। ठीक है, ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड से धातु निष्कर्षित करना आसान, ये गलत है। सल्फाइड है ना, तो सल्फाइड को पहले आप, जैसे आपने कार्बोनेट अयस्क हो गया, सल्फाइड अयस्क हो गया, तो सल्फाइड को आप रोस्टिंग करेंगे, भर्जन करेंगे, वायु की उपस्थिति में करेंगे सल्फाइड, ताकि वो उसका ऑक्साइड अयस्क में बदल जाए। तो फिर ऑक्साइड का अपचयन करके, ऑक्साइड का कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करके, अपचयन करना नहीं ऑक्सीजन अलग करना, ऑक्सीजन वहां पर अलग की जाएगी और वो धातु प्राप्त की जाएगी। तो ऑक्साइड से आसान है। सल्फाइड को खुद पहले ऑक्साइड की कन्वर्ट किया जाता, तो ऑक्साइड आसान हुआ ना, न कि आपका सल्फाइड। तो सल्फाइड से धातु निष्कर्षण आसान है, ऑक्साइड की तुलना में सल्फाइड से आसान नहीं है। सल्फाइड की तुलना में ऑक्साइड से धातु निष्कर्षित करना आसान है। तो केवल ए और बी वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया, आगे और भी सवाल आएंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सल्फाइड अयस्क को आप रोस्टिंग करते हो, और ये आपका कार्बोनेट अयस्क को आप निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? केवल गर्म करके, तो न तो देखिए पहले भर्जन होता है, निस्तापन होता है, अपचयन होता है, ये सारी चीजें कब होती हैं? जब अधिक अभिक्रियाशील है तो फिर उनका विद्युत अपघटन करते हैं, कम मध्यम अभिक्रियाशील है तो फिर उनका अपचयन करते हैं, और यदि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे नीचे एलिमेंट है धात्विक ऑक्साइड है, तो वो केवल गर्म करके, आप धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जाता है, तो वो नीचे आएगा, यानी कम अभिक्रियाशील है, तो इसमें आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ जाएगा। सीधा ही आप गर्म करेंगे धात्विक ऑक्साइड को और धातु में अपचयित किया जा सकता है, तो मरकरी, क्योंकि आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आते हो तो बीच में जब हाइड्रोजन आ जाएगा, पहले पोटेशियम है, ठीक है, पोसो सोडियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, पोषो के में एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, फिर हाइड्रोजन है, फिर आपका कॉपर है, फिर मरकरी है। तो यहां पर बात हो रही है मरकरी की। मरकरी नीचे आ रहा है, ये ज्यादा अभिक्रियाशील है नहीं, इसलिए इसको आसान हो जाएगा धातु में अपचयित करना। तो किस धात्विक ऑक्साइड केवल गर्म करके आप धातु में अपचयित कर सकते हो? मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो जाएगा। जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु के ऑक्साइड बहुत कम स्थायी होते हैं, जिन्हें केवल गर्म करने पर ही धातु से पृथक हो जाते हैं, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड इनमें से एक है जिनको आप अलग कर सकते हो। जिंक, आयरन, मैग्नीज के ऑक्साइड अधिक स्थायी होते हैं, तो अपचयन के लिए कार्बन जैसे अपचय की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि उसको गर्म कर देंगे धात्विक ऑक्साइड को, उसका अपचयन करना पड़ेगा कार्बन की उपस्थिति में, और जो कम अभिक्रियाशील है वो डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिष्करण विधियां व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक दृष्टि से परिष्करण के लिए वो आपका रासायनिक विद्या हो जाएगी। धातु के निष्कर्षण और उनके शुद्धिकरण के लिए अब धातु को बिल्कुल प्योर फॉर्म में प्राप्त करना है, रासायनिक विधि विशेषकर रासायनिक अपचयन शोधन व्यावसायिक स्तर पर सबसे अधिक उपयोग की जाती है। और धातु को उनके अयस्कों से अलग करने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रम होते हैं, जिसमें कार्बन अपचयन एक है। अशुद्ध धातु को पूर्णतः शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण का उपयोग किया जाता है। एकदम प्योर फॉर्म में धातु को लेके आना है तो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, शुद्धिकरण, जिसमें एक रासायनिक विद्युत प्रक्रिया है। तो धातु क्रम में अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के तीन मुख्य चरण होते हैं: अयस्क का सांद्रण करना, धातु का निष्कर्षण करना और फिर धातु का
परिष्करण करना, परिष्करण यानी एकदम विद्युत अपघटनी परिष्करण प्योर फॉर्म में लेकर आना, तो ये सभी रासायनिक विधियों के अंतर्गत ही आ जाएंगे आपका। अगला प्रश्न है, धातु ऑक्साइड को गर्म करके तांबा और चांदी जैसी धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ग्रुप डी में रेलवे ने प्रगलन सही माना है। हालांकि डायरेक्टली इस सवाल को देखें, जो कम अभिक्रियाशील सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे आने वाली धातु जैसे मरकरी, चांदी, तांबा बहुत कम सक्रिय होती है, तो इनके ऑक्साइड इतने स्थायी होते नहीं है। इन्हें केवल गर्म करके ही अपघटित कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं और शुद्ध धातु में बदल सकते हैं। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सही होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने प्रगलन माना। तो प्रगलन में एक्चुअल में होता क्या है? तो प्रगलन में इसमें अपचयन की आवश्यकता रहती है, यानी अपचयन के लिए जैसे कोयले की आवश्यकता हो गई, स्मेल्टिंग पर धातु ऑक्साइड किसी अपचय, कार्बन, कोक, इनके साथ मिलकर उच्च ताप पर गर्म किया जाता है प्रगलन में। गर्म तो इसमें भी करते हैं, लेकिन अपचयक रहता है जो ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है। तो ये चीज प्रगलन, अपचय की उपस्थिति में जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका अपचयन किया जाता है, और ये जो धातुएं हैं ये कम अभिक्रियाशील है, तो इसमें तापीय अपघटन सही होना चाहिए, लेकिन प्रगलन माना है यहाँ पर रेलवे ने, ये चीज ध्यान दीजिए। विद्युत अपघटन तो बहुत ज्यादा एक्टिव धातुएं हैं, जिसमें आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, पोसो के में, ये सारा बहुत एक्टिव एलिमेंट है, तो विद्युत अपघटन से उनको आप पृथक करते हो। भर्जन जो रोस्टिंग की जाती है वायु की उपस्थिति में की जाती है, और सल्फाइड एस की रोस्टिंग करके पहले उसे ऑक्साइड एस में बदला जाता है, ठीक है। फिर ऑक्साइड एस का अपचयन किया जाता है और फिर वो धातु में आप प्राप्त करते हो, ये रोस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उन धातु के सल्फाइड एस के जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होते हैं, मध्य में होते तो पहले ऑक्साइड में आप कन्वर्ट करेंगे भर्जन करके, सल्फाइड रोस्टिंग करके। और इस रूपांतरण के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि वायु की उपस्थिति में सल्फाइड है तो पहले ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना, जो कार्बोनेट एस होता है उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, तो फिर उसका निस्तापन करते हैं यानी कैल्सिनेशन करते हैं, तो उसमें वायु की अनुपस्थिति में डायरेक्टली गर्म करेंगे तो वो ऑक्साइड एस में बदल जाएगा और फिर उसका अपचयन करके आगे प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहां पर सल्फाइड है तो पहले ऑक्सीजन बदलने के लिए वायु की उपस्थिति तो चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी अधिक वायु की उपस्थिति यहां पर रहेगी, ठीक है। तो जैसे जिंक सल्फाइड है इसके, तो ऑक्सीजन उपस्थिति में पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। कैल्सिनेशन में सीमित वायु या वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और कैल्सिनेशन में ये आपका कार्बोनेट एस्क होता है, ये चीज ध्यान देना। अगला है, लोहे जैसी मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? मध्यम है तो फिर उसमें आपका भर्जन निस्तापन हो जाएगा, लेकिन यहां पर आप देखेंगे धातु अयस्क को वायु की उपस्थिति में सीधे और प्रबलता से गर्म करना, अयस्क पदार्थ का सांद्र अम्लों से घुलना, धातु ऑक्साइड अयस्क को प्रगलित रूप में विद्युत अपघटन तो नहीं होगा, कार्बन आधारित अपचय का उपयोग करके बिल्कुल। जो मध्यम अभिक्रियाशील है वहां पर अपचय की आवश्यकता रहेगी, कार्बन कोक की आवश्यकता रहेगी, फिर उनको अयस्क का रासायनिक अपचयन एक तरीके से किया जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, अपचयन करके आप कर सकते हो। तो ये आपके लोहा, जिंक, टिन जो मध्यम अभिक्रियाशील है, तो पहले यदि उनका सल्फाइड अयस्क है, कार्बोनेट अयस्क है, तो उनको ऑक्साइड में बदलेंगे भर्जन और निस्तापन की सहायता से, फिर कार्बन जैसे अपचय की उपस्थिति में आप उन्हें अपचयित करके धातु में अलग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मिट अभिक्रिया वगैरह आगे देखेंगे, जो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया है, जिसमें आयरन को गलित फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में प्राप्त किया जाता है ताकि जो रेल की पटरी को जोड़ने में काम आता है। आगे इसका सवाल भी है, अयस्कों से अपद्रव्यों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया जानी जाती है? तो यहां पर आपका हो जाएगा सांद्रण, ठीक है, डी करेक्ट है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां होती है, जिन्हें आप गैंग कहते हो, मिट्टी, रेत वगैरह अयस्क में होती है। तो धातुओं के निष्कर्षण से पहले, धातु अलग करने से पहले इन अशुद्धियों को हटाया जाता है। इन अशुद्धियों के हटाने की प्रक्रिया अयस्क का सांद्रण कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अयस्क का सांद्रण करना। पहले तो ये अशुद्धि हटाओ, प्योर फॉर्म में अयस्क एक तरीके से लेके आओ, तो उसको अयस्क का सांद्रण करना कहेंगे। इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण, फैन प्लवन विधि वगैरह काम में ली जाती है। गैंग अयस्क में मौजूद अवांछनीय पदार्थ है, रेत वगैरह, ये सारी आ जाएगी। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण है, एकदम प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में आपको धातु चाहिए भाई, उसका अयस्क से आपने अलग कर दी धातु को, फिर उसका और प्योर फॉर्म चाहिए ना, तो विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाएगा। और उस विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड और कैथोड इनका काम में लिया जाएगा, जो इलेक्ट्रोड है। तो एनोड पर क्या किया जाएगा, एक्चुअल में इसकी पूरी प्रक्रिया बताऊं ताकि और भी सवाल आए तो आपका दिक्कत ना हो। धातु का परिष्करण यानी धातु को विभिन्न अपचयन प्रक्रम से शुद्ध तो कर दिया, फिर भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, तो उसमें अपद्रव्य मौजूद रहते हैं। तो सबसे अधिक प्रचलित शुद्धिकरण विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण में
विद्युत अपघटन किया जाएगा। और इसके लिए नीचे पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ये रहेगी कि अशुद्ध धातु, जो चीज को, जिस धातु को शुद्ध करना है ना, उसको एनोड पर लेंगे। अ से ए याद रखिए। अशुद्ध धातु हमेशा एनोड पर लेंगे, शुद्ध धातु कैथोड पर। भाई जो भी अशुद्ध धातु है उसकी शुद्ध धातु वो कैथोड पर एक पतली परत को लगाया जाता है, कैथोड पर। एनोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब धातु, जो भी धातु है उसका लवण का विलयन भी आपको लेना पड़ेगा, विद्युत अपघट्य के रूप में काम में आएगा उसके लवण का विलयन। अब निष्कर्षण क्या रहेगा, एनोड पर अशुद्ध धातु घुल जाती है। जो अशुद्ध धातु आप एनोड पर लिए ना, वो वहां से घुल जाएगी और वो कैथोड पर चली जाएगी। शुद्ध धातु कैथोड पर जमती है, अशुद्ध धातु से अशुद्धि हट गई और उसकी शुद्ध धातु है ना वो कैथोड पर चली गई। और अविल्य अशुद्धियां है, जो अशुद्धि हटी है वो उस एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, एनोड पंख उसे आप कहेंगे। एनोड के तल पर वो एनोड पंख के फॉर्म में अशुद्धि जमा हो जाएगी। तो इसका उदाहरण के रूप में आप जैसे बात करते हैं तांबे का विद्युत अपघटनी पृष्करण। तांबे को प्योर फॉर्म में आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो विद्युत अपघट्य है तो उसमें तांबे का ही आपको लवण लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट का विलयन। तो तांबा है तो तांबा कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। कैथोड पर शुद्ध तांबे की पट्टी और एनोड पर जो अशुद्ध तांबे की पट्टी, एन से एनोड है, ये आपने ले लिया। अब विद्युत धारा वहां से डीसी विद्युत धारा प्रवाहित की तो एनोड पर अशुद्ध तांबा ऑक्सीकृत होकर, जो अशुद्ध तांबा एनोड पर है ना वो ऑक्सीकृत होगा यानी वहां से इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो इलेक्ट्रॉन हटा तो कॉपर पर 2+ आयन आ गया, तो ये आयनों में कन्वर्ट हुआ Cu+2 आयन में। और कैथोड जो कि एक मैं कह रहा हूं नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उस पर ये प्लस आयन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही प्रक्रिया रहती है। और अशुद्ध तांबा धीरे धीरे घुलता है और अशुद्ध पदार्थ एनोड पंख, जो टैंक की सतह पर एनोड की तली में जमा हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस रहती है। तो इसमें आप सवाल देखेंगे विद्युत अपघटनी पृष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो एनोड पर अशुद्ध धातु की पट्टी जिसे शुद्ध करना है, परिष्कृत करना है, प्योर फॉर्म में प्राप्त करना, वो एनोड पर रहेगी। ये चीज है और आपने ऑलरेडी ऊपर देख लिया क्या है। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अयस्क से धातु अलग करने के लिए तो क्या पहला आप चयन करेंगे, शोधन करेंगे, सांद्रण। पहले तो उसमें जो गैंग वगैरह है वो अलग करेंगे, तो आप कहेंगे पहले सांद्रण किया जाएगा। जो रेत वगैरह, धूल वगैरह वो अलग करेंगे ना, पहले तो सांद्रण करेंगे। सांद्रण करके उसका अपचयन करके और लास्ट में बिल्कुल प्योर फॉर्म में पृष्करण शोधन का मतलब जो अभी आपने विद्युत अपघटनी पृष्करण किया वो लास्ट में प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए अपचयन से उस अयस्क से धातु को पृथक करने की विधि है। सांद्रण में पहले उनकी अशुद्धियां पृथक की जाएगी, जो रेत वगैरह, धूल वगैरह। तो सांद्रण, अपचयन और शोधन जो लास्ट में प्रक्रिया रहती है प्योर फॉर्म में शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है। तो आसवन डिस्टिलेशन विधि का उपयोग उन धातुओं के लिए किया जाता है जिनका क्वथनांक कम होता है। कम क्वथनांक है तो वहां पर आसवन करेंगे, जैसे जस्ता हो गया। जस्ता, कैडमियम और पारा जैसी वाष्पशील धातु कम क्वथनांक है तो बहुत ज्यादा जल्दी वाष्प हो जाती है। गर्म करके वाष्पित किया जाता है और फिर संघनित करके शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। गर्म करके भाप में बदला और फिर ठंडा करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। चांदी, तांबा, लोहा, इनका क्वथनांक अधिक होता है तो इन्हें इस विधि से शुद्ध नहीं कर सकते हैं। बहुत कम क्वथनांक वाली धातु जिंक, कैडमियम जैसे पारा वगैरह को आप इस विधि से अलग कर सकते हो। अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। धातुओं के विद्युत अपघटनी पृष्करण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटनी से धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु विद्युत अपघटनी में विलीन हो जाती है। तो एनोड से, भाई एनोड पर ही तो अशुद्ध धातु होती है और कहां पर होती है। आप एनोड पर अशुद्ध लेते हो, कैथोड पर शुद्ध लेते हो। तो एनोड से जो अशुद्ध धातु है विद्युत अपघटनी में विलीन होगी और फिर वो अशुद्ध धातु है वो कैथोड पर चली जाएगी। तो एनोड अशुद्ध धातु का बना होता है। जैसे ही सेल से आप करंट प्रवाहित की तो एनोड में मौजूद धातु ऑक्सीकृत होकर आयनों के रूप में विद्युत अपघटनी में घुल जाएगी। यही आयन फिर कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते और शुद्ध धातु के रूप में वहां जमा हो जाता है। तो ये चीज आपने देखी। एनोडीकरण सामान्यतः किस धातु पर किया जाता है? एल्यूमिनियम पर। देखिए एल्यूमिनियम की प्रकृति ऐसी होती है, जिंक की प्रकृति ऐसी होती है कि इनमें एक ऑक्साइड, ऑक्सीजन की परत जमा हो जाती है और एनोडीकरण में ऑक्सीजन की जब इस पर परत जमा हो जाती है तो फिर और ऑक्सीकरण उसका नहीं हो पाता है। तो एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। इतनी मोटी परत बना दी कि एल्यूमिनियम जब हवा के संपर्क में आता है तो उस पर ऑक्साइड की एक पतली सुरक्षात्मक परत बन जाती है वैसी। लेकिन पतली परत काम की नहीं है, लेकिन एनोडीकरण द्वारा इस परत को और अधिक मोटा बनाया जाता है ताकि इसे जंग से पूरी तरह बचाया जा सके। अब ऑक्साइड की परत बन गई, अब आगे जंग नहीं लगेगी। पतली परत तो वैसे ही बन जाती है लेकिन मोटी परत बनाई जाती है
जंग से सुरक्षित करने के लिए यही आपके एनोडीकरण होता है। तो ये एल्यूमिनियम पर होता है, ए से एल्यूमिनियम याद रखिएगा, ऑक्सीजन की मोटी परत वहां पर लगाई जाती है और कुछ भी नहीं है एनोडीकरण में, ताकि वो जंग न लगे उस पर। पाइराइट किस प्रकार का अयस्क है? पाइराइट निम्नलिखित में से पाइराइट है सल्फाइड। पाइराइट जैसे आयरन पाइराइट FeS2 भी कहा जाता है, ये एक सल्फाइड अयस्क है। पाइराइट में सल्फाइड का अयस्क होता है, ध्यान देना। ये प्रकृति में लोहे और सल्फर के संयोजन से बना होता है। इनके सुनहरे भाई गोल्डन पीला कलर है तो मूर्खों का सोना, भाई ये मूर्ख बन गई सोना, इस प्रकार दिखता है ये आयरन सल्फाइड। तो ये आयरन पाइराइट आप कह सकते हो, सल्फाइड अयस्क है, तो यहां पर सल्फाइड आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्साइड अयस्क में हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, ये ऑक्सीजन का है। सल्फाइड में जैसे पारा का ये सिनेबार है, गैलेना PbS है, HGS है, ये सल्फाइड है। कार्बोनेट में कैलामाइन, चूना पत्थर, हेलाइड में रॉक साल्ट और क्रायोलाइट। किस धातु को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है? तो देखिए यहां पर अभिक्रियाशीलता श्रेणी बताऊं तो याद रखो, पोटेशियम सोडियम, के कैल्शियम, पोसो के मैग्नीशियम, Ag एल्यूमिनियम, जिंक, Ag आले आयरन, लेड आले लेड, और फिर आपके पोसो के में Ag आले हाको मसीको, हाइड्रोजन हाको कॉपर, मसी यानी मरकरी, सी यानी सिल्वर, गो यानी गोल्ड। तो आपको पूछा है कि कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है। देखिए कॉपर के ठीक ऊपर ये आपका हाइड्रोजन है और फिर लेड है। हाइड्रोजन को यदि हटा दे तो आपका लेड आ जाएगा, ये आप देखते हो ना, कॉपर के ठीक ऊपर हाइड्रोजन है, फिर आपका Pb लेड हो जाएगा। तो इसमें इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आप लेड करेंगे। ये श्रेणी आपको दिमाग में रखती है, हमेशा एग्जाम में सवाल आता ही है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती? जो कम एक्टिव धातुएं हैं वो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करती है, तो उसमें जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा, आप सभी को पता है एक्टिव एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर तांबा कम एक्टिव है तो ये अभिक्रिया नहीं करेगा, डायरेक्टली आपको दिख रहा है। और बाकी जितने भी धातुएं हैं HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे और भी चीजें आएगी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि धातु प्लस अम्ल हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन उस धातु में आपका अम्ल में नाइट्रिक एसिड हो तो वो फिर हाइड्रोजन गैस के अलावा डायरेक्टली जल बना देगा, क्योंकि प्रबल ऑक्सीकारक है, तो ये जल में ऑक्सीजन ऐड करके जल में कन्वर्ट कर देगा। उसमें भी अपवाद है, मैग्नीशियम वगैरह। तांबा, सोना और चांदी जैसे तत्व तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये कम एक्टिव है। किस प्रकार की परिष्करण विधि में परिष्करण कर्मक मिलाकर अशुद्धियों को यौगिक में परिवर्तित किया जाता है? तो ये आपकी रासायनिक विधि हो जाएगा। रासायनिक परिष्करण विधि में अशुद्ध धातु में कुछ विशिष्ट रासायनिक अभिकर्मक मिलाएंगे। ये अभिकर्मक केवल अशुद्धियों के साथ क्रिया करके उन्हें पृथक करने योग्य यौगिक में कन्वर्ट कर देंगे, जबकि शुद्ध धातु शेष रह जाती है। विद्युत रासायनिक विधि, इसमें विद्युत अपघटन का उपयोग करके शुद्ध धातु कैथोड पर जमा की जाती है। आपको पूछा है कि परिष्करण कर्मक मिलाकर अशुद्धियों को यौगिक में, तो ये यौगिक अशुद्धियों को यौगिक नहीं, उसमें तो शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं विद्युत रासायनिक विधि में। ये केवल रासायनिक विधि आपका करेक्ट हो जाएगी। रासायनिक विधि में ऑक्सीकरण जैसी प्रक्रिया फिर शामिल होती है। सक्रियता श्रेणी के मध्य स्थित धातुओं को सामने कैसे निष्कर्षित किया जाता है? बीच में है तो उनका अपचयन करेंगे, कार्बन का उपयोग करके अपचयन करेंगे। जो बीच वाली है, ऊपर वाली है जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, उनका विद्युत अपघटन से आप अलग करेंगे। जो नीचे वाली है तो वो सामने तक गर्म करके ही अलग हो जाएगी। ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील में विद्युत अपघटनी, मध्यम अभिक्रियाशील में कार्बन द्वारा अपचयन, और निम्न अभिक्रियाशील है तो केवल गर्म करके। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, जैसे सक्रियता श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है, धातुओं की एक सूची है जो उनकी किस क्रम में व्यवस्थित है? उनकी घटती अभिक्रियाशीलता, यानी सबसे ऊपर ज्यादा अभिक्रियाशील है और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो अभिक्रियाशीलता उसकी घट रही है, तो घटती अभिक्रियाशीलता आपके करेक्ट हो जाएगा। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का उपयोग के रूप में किया जाता है। अशुद्ध धातु एनोड पर रहेगी, शुद्ध धातु कैथोड पर रहेगी, और उस धातु का ही विद्युत अपघट्य काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में ऊपर बता रखा। विद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्ध धातु का उपयोग एनोड पर हो जाएगा। तो ये अब सवाल फटाफट काफी कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, जल्दी हो जाएंगे आगे। तांबे के विद्युत अपघटनी शोधन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इलेक्ट्रोड की भूमिका सही वर्ण? अब इलेक्ट्रोड्स में दो है, एक तो आपका एनोड जिसमें अशुद्ध तांबा आ जाएगा, एक कैथोड जिसमें शुद्ध तांबा है। विद्युत अपघट्य कॉपर सल्फेट आप ले लेंगे। तो शुद्ध तांबे का उपयोग एनोड के रूप में नहीं,
अशुद्ध तांबा एनोड होगा। अशुद्ध तांबे का उपयोग एनोड में, शुद्ध तांबे का उपयोग कैथोड में। सी करेक्ट है। कॉपर सल्फेट आप विद्युत अपघटन में काम ले सकते हो। तो एनोड पर अशुद्ध है तो पहले इसका एक तरीके से इलेक्ट्रोड पर यह होने वाली अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण होगा, तो Cu प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कैथोड पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अशुद्धियां है वो एनोड के नीचे जमा हो जाएगी, एनोड पंख के रूप में। नीचे दिखाएगी कौन सी भर्जन प्रक्रिया सल्फाइड एसिड से सल्फर का दाह कर देती है। भर्जन में क्या है, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, और ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए मतलब वहां पर ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और सल्फाइड एसिड से सल्फर का दाह करेगी, तो सल्फाइड एसिड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी। वो किस में करेगी, ऑक्सीकरण होगा। उसमें क्या होगा, भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ऑक्सीकरण होता है। जैसे जिंक सल्फाइड का भर्जन किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जिंक ऑक्साइड बन गया, तो ऑक्सीकरण यहां पर हो रहा है। दाह बर्निंग होकर गैस के रूप में अलग हो जाता है और धातु ऑक्साइड शेष बचता है। धातु से गैंग जो अपखनिज गैंग यानी जो अशुद्धि है, रेत वगैरह धूल वगैरह, ये हटाने के लिए सांद्रण जो कंसंट्रेशन पहले किया जाता है वो सांद्रण हो जाएगा। सांद्रण के बाद आप अपचयन करते हो, लास्ट में शोधन करते हो, उसे अयस्क का फिर संवर्धन एनरिचमेंट कंसंट्रेशन सांद्रण कहलाता है ये। ठीक है। विद्युत अपघटनी शोधन में शुद्ध धातु का उपयोग कैथोड पर होता है। अशुद्ध एनोड, अ से ए याद रखिए, अशुद्ध धातु एनोड, शुद्ध धातु कैथोड पर। ठीक है। अयस्कों को भर्जन की प्रक्रिया द्वारा, देखिए भर्जन होता है, जो रोस्टिंग होती है वो सल्फाइड अयस्कों की होती है, और जो कार्बोनेट अयस्क है उनका कैल्सिनेशन होता है, निस्तापन होता है। ठीक है। ये भर्जन सल्फाइड निस्तापन में वायु की सीमित उपस्थिति या अनुपस्थिति में होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कार्बोनेट है तो उसमें ऑक्सीजन है, तो फिर ऑक्सीजन उसमें चाहिए नहीं, डायरेक्टली गर्म करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। और भर्जन में वायु की अधिकता में ये काम में आता है, क्योंकि पहले भर्जन में ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। आयनिक यौगिक होते तो कठोर है लेकिन वो भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे, धातु और अधातु मिलकर आयनिक यौगिक बना देंगे। अब धातु है इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगी, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो ये दोनों ही इस प्रकार बॉन्डिंग बना देंगे तो आयनिक यौगिक बनेगा, जो मजबूत कठोर के साथ भंगुर होगा वो। और आयनिक यौगिक है ना, ये जल में विलय होगा, जल में विलय, लेकिन आयनिक यौगिक जो विलायक है आपका, जो नॉन पोलर है, यानी अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक कैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, इसमें ये विलय नहीं होते, इसमें अविलय है, लेकिन जल में ये घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ये अणुओं के रूप में मौजूद होते हैं, इसमें दुर्बल अंतर नहीं, प्रबल होता है। ये आयन जो प्रबल इलेक्ट्रॉन एक त्यागे एक ग्रहण करेगा, प्रबल बॉन्डिंग होगी, तो गलत है। ये जल में अविलय नहीं, जल में विलय होते हैं। ये भंगुर बिल्कुल होते हैं, और गलित या जलीय अवस्था विद्युत का संचालन, बिल्कुल जल में विलय है तो जलीय अवस्था में संचालन करेंगे। मृदु होते हैं, इनका नहीं, कठोर होते हैं, मृदु तो नहीं होते, भंगुर होते हैं। और ये यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, और गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। धनायन और ऋणायन के बीच में यहाँ पर मजबूत आकर्षण बल के कारण ठोस और कठोर होते हैं, लेकिन ब्रिटाइल भंगुर होते हैं, दाब डालने पर ये टूट जाएंगे, कहने का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया। अप अयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है, रासायनिक या भौतिक हो जाएगा, या तो रासायनिक या भौतिक हो जाएगी। कैसे, गैंग और अयस्क को अलग करने की विधि का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन दोनों के भौतिक गुण जैसे भार, चुंबकत्व या रासायनिक गुण जैसे विलेयता में क्या अंतर है। उदाहरण के लिए यदि अयस्क चुंबकीय है और गैंग नहीं है तो चुंबकीय पृथक्करण वहां पर भौतिक गुण काम में आ गए। यदि अयस्क किसी विलायक में घुलनशील है तो रासायनिक नुकसान, तो भौतिक और रासायनिक दोनों हो जाएंगे। विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान कैथोड पर कौन से पदार्थ एकत्रित होते हैं। एनोड पर देखिए अशुद्ध होता है, कैथोड पर फिर शुद्ध रूप आएगा। किसका, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु अलग होकर कैथोड पर जमा होगी। अशुद्ध से शुद्ध, अशुद्ध धातु का शुद्ध रूप, जो अशुद्ध धातु है ना वो एनोड पर थी, उसका शुद्ध रूप गलित फॉर्म में पहले विद्युत अपघट्य में आ गया, फिर वो कैथोड पर जमा होगा, तो अशुद्ध धातु का शुद्ध रूप जाएगा वहां पर। कौन सा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है, इनका गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होता है। बिल्कुल गलनांक और क्वथनांक ज्यादा ही होता है। ये सामान्यतः कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, ये भी करेक्ट है, कठोर होते हैं, ठोस होते हैं कमरे के तापमान पर। जलीय या गलित अवस्था में विद्युत का चलन करते हैं। केरोसिन और पेट्रोल विलायक नहीं, ये जल में घुलनशील है। जो भी अध्रुवीय विलायक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उसमें ये इनसोल्यूबल रहेंगे, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म से जरूर देखना। इसका एक तो मैं बता देता हूं, गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होता है आयनिक यौगिकों का, जल में विलयशील होते हैं, अध्रुवीय विलायक में अविलय होते हैं, भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टूटेंगे, धनायन और ऋणायन के बीच में मजबूत आकर्षण बल है, तो ये ठोस और कठोर होते हैं, यही चीज है। सोने और चांदी जैसी कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा। कम अभिक्रियाशील है तो डायरेक्टली गर्म करें ना आप उसे, सरल तापन या रासायनिक विधियों द्वारा। बिल्कुल आप गर्म करेंगे तो काम हो जाएगा वहां पर। विद्युत अपघटनी में तो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं रहेगी,
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्यम में निष्कर्षित की जाती है? बीच में लोहा है, पोटेशियम सोडियम ये सबसे ऊपर है, सोना नीचे है, तो बीच में आपका लोहा हो जाएगा, जिन्हें आप अपचयन से अलग करेंगे। उच्च अभिक्रियाशील को विद्युत अपघटन से, मध्यम वाले को आप कार्बन के साथ अपचयित करेंगे, निम्न अभिक्रियाशील डायरेक्ट थोड़ा बहुत गर्म करके अलग कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु निम्न घनत्व और मृदुता की विशेषता रखती है? निम्न घनत्व भाई किसका है? मृदुता। निम्न घनत्व और मृदुता की विशेषता रखती है। तो ऐसी धातुएं जिन्हें आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, जिनका घनत्व कम होता है, जो कि क्षारीय धातुएं आ जाएगी आपकी, तो उसमें पोटेशियम है, सोडियम है, ये निम्न घनत्व मृदुता यानी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो पोटेशियम जिन्हें आप चाकू से आसानी से काट सकते हो, तो पोटेशियम सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होती है, इनका घनत्व अन्य धातु की तुलना में कम होता है, चाकू से आप आसानी से काट सकते हो। और ये अधिकांश धातुएं कठोर होती है, घनत्व उच्च होता है, लेकिन पोटेशियम और सोडियम इसके अपवाद हैं, धातुओं के अपवाद में आ जाएंगे। इन्हें मिट्टी के तेल में रखेंगे, हवा में खुला रखने पर ये डायरेक्टली ज्यादा एक्टिव है तो आग पकड़ लेगी। कौन सी आयनी यौगिकों की भौतिक विशेषता नहीं है? आयनी यौगिक होते हैं ना, उच्च गलनांक होता है, उच्च क्वथनांक होता है, ये जल में घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय विलायक पेट्रोल केरोसिन में अघुलनशील होते हैं, तो ये गलत है। गलित अवस्था में विद्युत का संचालन करेंगे, तो तीनों करेक्ट है, सी रॉन्ग है। कॉपर वायु में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की रंग की कोटिंग प्राप्त करता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। तो यहां पर कॉपर नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और अपनी चमकदार भूरी सतह खो देगा और क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट की कैसी हरे रंग की कोटिंग प्राप्त करता है। तो तांबा वायुमंडल की नम CO2 के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर हरे रंग की परत बना लेता है। ये हरा पदार्थ क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। तो हरा पदार्थ बना दिया इसने। तो इसमें संक्षारण के विभिन्न रूप देखें तो लोहे पर भूरे रंग की परत लगती है, जब भी संक्षारण होता है लोहे पर भूरा रंग होता है, तांबे पर हरे रंग की कोटिंग होती है। तांबे पर हरे रंग की कोटिंग कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण, कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण ये हरा पदार्थ क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट होता है और वहां पर हरे रंग की कोटिंग रह जाएगी। तो ये कॉपर CO2 से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, वो हरे रंग की कोटिंग, कॉपर पर संक्षारण पर हरे रंग, लोहे पर भूरे रंग और चांदी का यहाँ पर काला पड़ जाएगी जब सल्फर के कारण, ठीक है। चांदी काली पड़ती है, ऑक्सीजन नहीं, सल्फर करना एग्जाम में सवाल आता है। चांदी में किसके उपस्थिति के कारण वो ब्लैक हो जाएगी? वायु में सल्फर की उपस्थिति के कारण, सिल्वर सल्फर के कारण, लोहे में भूरे रंग की परत आपके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तांबे पर हरे रंग की कोटिंग फिर वहां पर CO2 की उपस्थिति में। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों के संवर्धन का मुख्य कारण क्या है? संवर्धन करना यानी उनसे गैंग वगैरह हटाना, बालू है, अवांछित चट्टानी है, मृतिकामय अशुद्धि है, उनको दूर करना। संवर्धन करेंगे, एनरिचमेंट करेंगे, उनको कंसंट्रेट करेंगे, तो पहले रेत वगैरह धूल वगैरह वो गैंग हटाएंगे, वही तो आपका सांद्रण या संवर्धन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः किस प्रकार का रासायनिक आबंध बनता है? धातु और अधातु के मध्य बॉन्डिंग आयनिक आबंध होता है। जब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगी और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाएगी तो दोनों ही आपस में बॉन्डिंग बना देंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा तो आयनिक बंध बन जाएगा। जैसे सोडियम धातु, क्लोरीन आपकी अधातु है, सोडियम ने धनायन बनाया, क्लोरीन ने ऋणायन, तो यहाँ पर आपस में बॉन्डिंग हो गई Na+Cl- की, तो ये NaCl बन गया, तो आयनिक आबंध हो गया। आयनिक आबंध की विशेषता है अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इनके बीच बहुत मजबूत आकर्षण होता है, लेकिन ब्रिटाइल होते हैं, भंगूर होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं, अध्रुवीय विलायक में अविलय होते हैं। धातु का उनके अयस्कों से निष्कर्षण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? धातुओं से अयस्कों से निष्कर्षण आपका ये धातु क्रम हो जाएगा। अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। धातु क्रम में जैसे सबसे पहले अयस्क का चूर्णीकरण करेंगे, चूर्णीकरण करके उसका अयस्क का सांद्रण करेंगे, फिर उसमें आपका भर्जन करो, निस्तापन करो, यदि वो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट का अयस्क है तो उसके बाद उसका अपचयन किया जाता है, फिर धातु का परिष्करण है। ये आप चरण याद रखिएगा। धातु से अब खनिजों को हटाने के लिए यानी जो गैंग है उसको हटाना है, प्रयुक्त की जाने वाली प्रक्रिया उनके रासायनिक या भौतिक गुणधर्म के अंतर के आधार पर की जाती है। इसे सांद्रण कहलाएंगे। समृद्धिकरण, एनरिचमेंट कर रहे हो भाई, वहां पर भौतिक गुणधर्म जैसे एक चुंबक की है और गैंग चुंबक की नहीं है, धातु चुंबक की है, या फिर रासायनिक गुणधर्म का आप उपयोग कर रहे हो, वहां पर कोई घुलनशील है, धातु यदि घुलनशील नहीं है और अशुद्ध घुलनशील है तो रासायनिक है, तो ये एनरिचमेंट समृद्धिकरण हो जाएगा, ठीक है। जो भौतिक और रासायनिक गुण जैसे घनत्व, विलेयता, चुंबकीय गुण ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन कैल्शियम
2 आयन के साथ अभिक्रिया करके एक स्थायी आयनिक यौगिक बनाएगा। ये धातु है, आयनिक यौगिक के लिए अधातु वहां पर चाहिए, तो Ca+2, और जैसे कैल्शियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, अधातु है। ऑक्सीजन से क्योंकि O2- है, तो CaO, एक ने +2 दिया और यहां पर -2 ने ले लिया ये, तो Ca+2 आयन बनाती है। ऑक्सीजन एक अधातु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो काफी स्थायी है। ठीक है, ये स्थायी चीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु है तो धातु का नाम या प्रतीक पहले लिखा जाता है। सोडियम क्लोराइड ले लो, ये धातु अधातु है, तो सोडियम धातु पहले बोल रहे हो ना आप, तो ये आपका आयनिक यौगिक हो गया। किसी यौगिक में एक धातु एक अधातु, तो अधातु पहले नहीं लिखा जाता है, पहले धातु लिखते हैं। आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए, बिल्कुल आवेश और संयोजकता तो बैलेंस होगी तभी तो। जैसे कि यहां पर बात करते हैं Al2O3, तो एल्यूमिनियम आपको पता है +3, ऑक्सीजन -2, तो यहां पर +3 आवेश है, इधर आपकी -2 आवेश है। तो यहां पर यौगिक में बैलेंस करने के लिए आपको एल्यूमिनियम 2 बार लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन आपको 3 बार लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 2 2 4 2 6, यहां पर -6 हो गया, 3 दूनी 6 +6 हो गया, तो वहां पर बैलेंस हो गया, इसलिए Al2O3 हो जाएगा। तो आयन पर संयोजकता या आवेश संतुलित होने चाहिए, यहां पर ये संतुलित रहने चाहिए, तो ए और सी करेक्ट है। आईयूपीएसी नामकरण के नियम, धातु धनायन पहले अधातु बाद में, अधातु के नाम में आइड प्रत्यय जोड़ते जैसे ऑक्साइड क्लोराइड। बहुपरमाणुक आयनों के मामले में कोष्टक का उपयोग किया जाता है। यौगिक बनाने के लिए आयनों पर उपस्थित आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए ताकि यौगिक उदासीन रहे। उच्च अभिक्रियाशीलता श्रेणी वाली धातु को निष्कर्षित करने के लिए किस विधि का उपयोग? विद्युत अपघटनी, इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन हो जाएगा। जो उच्च अभिक्रियाशीलता है तो विद्युत अपघटनी अपचयन वहां पर किया जाएगा, क्योंकि ये जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम वगैरह, ये उच्च अभिक्रियाशील है। इनको फिर उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का कार्बन द्वारा अपचयन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। धातु का ऑक्सीजन के प्रत्याकर्षण कार्बन से अधिक होता है, इसलिए इनके गलित क्लोराइड या ऑक्साइड को इलेक्ट्रोलिटिक अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धातु क्रम में अयस्कों के संवर्धन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अयस्कों से संवर्धन यानी गैंग को अलग करना, जो अवांछित अशुद्धियां हैं, गैंग है, वो हटाना, वो एनरिचमेंट संवर्धन हो जाएगा। कौन सी धातु अपने लवण विलयन से लेड को विस्थापित नहीं करेगी? लेड को कौन सी नहीं करेगी? जो लेड के नीचे है, जो लेड के नीचे है वो लेड को विस्थापित नहीं करेगी। तो लेड के नीचे कौन है? जैसे आप देखते हो पोसो के में Ag, आ ले हा, तो आ ले के बाद हाइड्रोजन, फिर कॉपर। तो लेड तो कॉपर को कर देगी, लेकिन लेड की नीचे वाली नहीं कर पाएगी। जैसे कॉपर है, मरकरी है, हा को मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड, ये नहीं कर पाएगी, तो कॉपर नहीं कर पाएगी। लेड की ऊपर वाली सारी कर देगी, तो ये तो बिल्कुल इजी है। ये आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, PbH, तो ये जो ऊपर वाली है ना, ये कॉपर को विस्थापित कर सकती है, लेकिन कॉपर इन ऊपर वाले को नहीं कर सकता, यही चीज पूछा है। लेड को विस्थापित नहीं करेगा, तो लेड को विस्थापित कॉपर नहीं कर पाएगा। कौन? कॉपर, जो नीचे है। विद्युत अपघटन द्वारा धातु के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का आवश्यक गुण क्या है? विद्युत अपघट्य, ये किसी उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए। तो विद्युत अपघट्य, जैसे आपने कॉपर सल्फेट लिया है, कॉपर की शुद्धिकरण के लिए, अशुद्ध कॉपर को शुद्ध करने के लिए कॉपर सल्फेट लिया है, तो वो उस धातु का लवण होगा, जलीय या पिघला हुआ घोल होगा। पूरी प्रकृति से पूरी तरह से गैर, ये कोई भी ऑप्शन इसमें डायरेक्टली यही आप टिक करेंगे। धातु का लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, अपघट्य की बात कर रहे हैं। तांबे के शोधन में जो आपने कॉपर सल्फेट काम में लिया है, ठीक है, तो उसका लवण है। जस्ता जैसी धातु को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों से निष्कर्षित करने की सही प्रक्रिया क्या है? तो वहां पर भर्जन और निस्तापन आती है। सल्फाइड का आप रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट का आप कैल्सिनेशन करेंगे, यानी निस्तापन करेंगे। तो इसमें आपका भर्जन या रोस्टिंग करना या आपका निस्तापन, ये सारी दोनों। भर्जन या निस्तापन से क्या होगा? वो धातु का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्साइड में फिर धातु में अपचयन आप करेंगे, कार्बन की उपस्थिति में कर देंगे, फिर शुद्धिकरण की प्रक्रिया आएगी। तो ये जस्ता है, ये बीच वाली धातु है, मध्यम अभिक्रियाशील है, तो उनमें ये भर्जन निस्तापन से गुजरकर आप अपचयन वाली प्रक्रिया अपनाएंगे।
विद्युत अपघट्य इसमें आएगा ही नहीं। ये बाकी ऑप्शन डायरेक्टली आपको, जब प्रत्यक्ष तापन शुद्धिकरण करते हैं, ये जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, इनके लिए काम आएगा डायरेक्टली गर्म करना। तो मध्यम अभिक्रियाशील है तो भर्जन या निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कार्बन के साथ अपचयन किया जाता है। अगला प्रश्न, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला सबसे सामान्य विद्युत अपघटन अम्लीकृत का विलयन होगा। तो कॉपर में जो विद्युत अपघट्य रहेगा वो कॉपर सल्फेट रहेगा। क्या रहेगा? कॉपर सल्फेट रहेगा। ये ऑलरेडी आपको ऊपर बताया जा चुका है। कॉपर के परिष्करण में अम्लीकृत कॉपर सल्फेट के विलयन का उपयोग किया जाता है। अम्ल तनु सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति विलयन की चालकता को बढ़ा देते हैं, जिससे प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से चलती है। तो ये सारी चीजें पता है। जब ये विद्युत अपघटनी आप करते हो परिष्करण, तो एनोड पर अशुद्ध तांबे की छड़ है, कैथोड पर शुद्ध तांबे की छड़ है। विद्युत अपघटनी में आप कॉपर सल्फेट लेते हो, अम्लीय करते हो तनु H2SO4। सक्रियता श्रेणी में मैग्नीशियम और आयरन के बीच कौन सी धातु पाई जाती है? सक्रियता श्रेणी में पोसो के में Ag ठीक है, में A यानी एल्यूमिनियम, G यानी जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक पाई जाती है मैग्नीशियम और आयरन के बीच में। ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन के बीच में एल्यूमिनियम और जिंक पाई जाती है। तो ये सक्रियता श्रेणी आप रट लो, यहां से सवाल आते ही है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निष्कर्षण के लिए किस प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, आप अयस्क से धातु अलग कर रहे हो, और एल्यूमिनियम की बात करें तो पोसो के में ए, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम लगभग एक्टिव एलिमेंट में यहाँ पर लास्ट है। जैसे पोटेशियम से आपने शुरुआत की है, यानी जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट है ना, तो वो आपका पोटेशियम, सोडियम, पोसो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोसो के में ए, एल्यूमिनियम। ये सबसे एक्टिव वाले 5 एलिमेंट हैं जिनका आप विद्युत अपघटन द्वारा शुद्धिकरण करते हो, धातु अलग करते हो। तो ये पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन, इसमें विद्युत अपघटन आएगा इन 5 एलिमेंट का आता है। इसके नीचे आएगा मध्यम वालों में आप क्या करेंगे? अपचयन करेंगे कार्बन की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये पिघले हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आप क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे। ये विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये उच्च अभिक्रियाशील धातु के अंतर्गत एल्यूमिनियम लास्ट आता है, ध्यान देना। निम्नलिखित में से किस धातु में तनु HCl के साथ अभिक्रिया करने पर बुलबुले बनने की दर सबसे तेज होती है? तो बुलबुले बनने की दर जो सबसे ज्यादा एक्टिव है उसी में तेज रहेगी। तो एक्टिव यहां पर मैग्नीशियम है, पोसो के में ए, उसके बाद है पोसो के में एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन। तो पहले मैग्नीशियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर आपका जिंक और आयरन, ये दर रहेगी। ठीक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, बुलबुले बनने की दर। जिंक और कॉपर जैसी धातु को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अब जब जिंक की बात की तो ये मध्यम में आती है। शुद्ध करने के लिए किस विधि का? जैसी धातुओं को, अब ये धातु को बिल्कुल यहां पर धातुओं को शुद्ध करना है, अयस्क से धातु अलग नहीं करनी है। अयस्क से धातु अलग करते तो उस केस में आप यहां पर परिष्करण किया जा रहा है, परिष्करण अलग चीज है। ठीक है, अयस्क से धातु के लिए आप वो भर्जन, निस्तापन, वो विद्युत अपघटन काम में लेते हैं। ये तो शोधन कर रहे हैं, विद्युत अपघटनी शोधन किया जा रहा है। यहाँ पर विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। जिंक और कॉपर है, आपने अपचयन वगैरह करके, सारी प्रक्रिया करके धातुएं प्राप्त कर लिया अयस्क से, फिर उनको परिष्करण, रिफाइन करने के लिए, बिल्कुल प्योर फॉर्म प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी परिष्करण या शोधन, ये रिफाइनिंग की काम में आता है। जिंक, कॉपर, टिन, निकल जैसी धातु को अत्यधिक शुद्धता 99.9% के साथ प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनी शोधन काम में लिया जाता है। सबसे प्रभावी विधि है विद्युत अपघटनी शोधन में। आप इलेक्ट्रोड्स को काम में लेते हो, एनोड पर अशुद्ध हो जाएगा, कैथोड पर शुद्ध है, फिर विद्युत अपघट्य काम में लिया जाएगा, ये विधि काम में आती है। प्रगलन और भर्जन अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधियां हैं, जबकि विद्युत अपघटनी शोधन प्राप्त धातु को शुद्ध करने की विधि है। ये दोनों ही कंफ्यूज मत होना। प्रगलन है, जो भर्जन है, ये अयस्क से धातु अलग थोड़ी की जा रही है, यहाँ पर शुद्ध की जा रही है, तो फिर उसका परिष्करण किया जाएगा, शोधन किया जाएगा, रिफाइनिंग के लिए विद्युत अपघटनी शोधन हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संक्षारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी, लोहे का संक्षारण बढ़ाएगी? तो वायु, पानी, यही तो बढ़ाएगी, और कौन बढ़ाएंगे? तो यहाँ पर शुद्ध जल में डूबा हुआ लोहा घुली हुई ऑक्सीजन से मुक्त होगा, तो कैसे संक्षारण बढ़ेगा? घुले हुए लवणों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ, बिल्कुल लवण है, और फिर वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ आया जस्ते से, तो फिर आप क्या करते हो? गैल्वेनिकृत करके संक्षारण से बचाव करते हो। शुष्क वायु में बिना किसी अशुद्धता के लोहे का पृष्ठ है, तो अशुद्धता नहीं है वहां पर, कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो फिर उनका संक्षारण ज्यादा नहीं बढ़ेगा।
तीव्रता को ये बढ़ाएगी ऑक्सीजन आपकी। घुले हुए लवणों वाले आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का आएगा तो नमी और आर्द्रता है, ऑक्सीजन है, यही चीजें बढ़ाती है जंग को। और यदि वायु में लवण भी घुले हो, समुद्री हवा है, तो संक्षारण की दर और अधिक तीव्र हो जाएगी। और संक्षारण को बचाव के लिए यशद लेपन किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। संक्षारण से बचाव के लिए मिश्र धातु बनाएंगे आप, लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदलना, जैसे पेंट करेंगे उसमें, ये सारी चीजें हैं। एल्यूमिनियम एनोडीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एल्यूमिनियम को एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाना एल्यूमिनियम पर, ताकि उनका संक्षारण न हो। तो इनका संक्षारण प्रतिरोध और दिखावट, संक्षारण का प्रतिरोध करें और फिर अपीयरेंस भी अच्छा रहे, दिखने में भी एकदम उसको दिखावट को बढ़ाने के लिए। तो एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी सुरक्षात्मक परत बनने की प्रक्रिया है। धातु को भविष्य में होने वाले संक्षारण से बचाती है और विभिन्न रंगों में रंग कर फिर सजावटी भी इसे बनाया जा सकता है। धातु और अधातु के बीच आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं? तो आयनिक धातु परमाणु से अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण, बिल्कुल धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है, तो धातु से इलेक्ट्रॉन अधातु में जाएंगे और फिर वहां पर बॉन्डिंग होगी, वही आयनिक यौगिक बना देंगे आगे। तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा आपके आयनिक यौगिक के लिए। जो सोडियम धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, क्लोरीन ग्रहण करेगी, तो वहां पर आपका आयनिक बॉन्डिंग हो गई, सोडियम क्लोराइड बन गया। एल्यूमिनियम के एनोडीकरण प्रक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या भूमिका है? एल्यूमिनियम का आप एनोडीकरण करते हो, ऑक्साइड की परत चढ़ाते हो, तो सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर क्या काम में आता है? तो ये एक विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है, जो मोटी ऑक्साइड परत बनने में मदद करता है। ऑक्साइड परत मोटी तो करनी है और विद्युत अपघट्य में काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ये वाला डी करेक्ट हो जाएगा। एनोडीकरण में तनु H2SO4 विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। एनोड और कैथोड है, तो एनोड पर आपके AA ऑक्सीजन गैस निकलती है और जो एल्यूमिनियम के साथ जोड़कर एक मोटी ऑक्साइड परत का निर्माण करती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम में आता है। धातु यहाँ पर पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। बढ़ती हुई यानी आपके सबसे कम है एल्यूमिनियम की, उससे ज्यादा है कैल्शियम की और सबसे अधिक है पोटेशियम की, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु के एनोडीकरण करने का उद्देश्य है सुरक्षात्मक ऑक्सीजन की ऑक्साइड की परत चढ़ाना, ताकि संक्षारण से उसे बचाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु के संपर्क में आने पर अपने पृष्ठ पर एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत का निर्माण करती है? एल्यूमिनियम करती है, संक्षारण से बचाव होता है, इसे ही आप एनोडीकरण कहते हो। कौन सी अधातु धातु की तरह द्युति में चमक, अधातु है लेकिन द्युति में वो आयोडीन है। आयोडीन वैसे अधातु में द्युति में चमक नहीं होती है, धातुओं की सतह चमकती है, द्युति में होती है। तो अधातु एक अपवाद है जिसकी सतह है वो द्युति में चमकदार है, वो आयोडीन है। आयोडीन इस प्रकार अपवाद हो जाएगा। जिस प्रकार आप देखते हो ग्रेफाइट अधातु जैसे विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, विद्युत की सुचालक है। हीरा अधातु होकर भी सबसे कठोर है। पारा धातु होकर भी कमरे के तापमान पर दरो है। ब्रोमीन अधातु होकर भी लिक्विड फॉर्म में है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या दर्शाती है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी धातु के उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, सबसे अधिक एक्टिव ऊपर है, फिर घटते क्रम में इस प्रकार नीचे है। कौन सी धातु आयरन सल्फेट विलीन से आयरन को विस्थापित कर देगी? अब आयरन को विस्थापित करने के लिए आयरन से ऊपर के जो एलिमेंट है ज्यादा एक्टिव है, जैसे आपका ये तो तांबा चांदी, ये तो कम एक्टिव है आयरन से। आयरन से ज्यादा एक्टिव है वो जिंक है, क्योंकि आप देखते हो सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम है और पोसो के में ए, उसके बाद जिंक है, पोसो के में AgA। ठीक है, तो ये आयरन से ऊपर जिंक है, तो ये आयरन को हटा देगा। अयस्क में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अवांछित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अयस्क में जो मिट्टी और रेत है ना, अवांछित अशुद्धि है, तो सबसे पहले अयस्क के शुद्धिकरण के लिए, धातु पृथक करने के लिए सांद्रण में गैंग को अलग करते हैं। सांद्रण होता है ना जो एनरिचमेंट, उसमें गैंग को, इसी धूल वगैरह मिट्टी के कण को अलग करते हैं। एनोड पंख क्या है? तो जिस प्रकार आप धातुओं का बिल्कुल प्योर रिफाइन करते हो, धातु का परिष्करण करते हो, उस केस में आपका इलेक्ट्रोड रहता है, एक रहता है एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो एनोड पर होती है अशुद्ध धातु, तो अशुद्ध धातु पहले क्या है? गलेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, विद्युत अपघट्य है, उसमें एक गलित फॉर्म में आएगी अशुद्ध धातु। गलित फॉर्म में आएगी तो अशुद्धि इसी गलित फॉर्म में नीचे जम जाएगी। एनोड के नीचे अशुद्धि एनोड पंख के रूप में जम जाती है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड पर निक्षेपित अविलीय अशुद्धियां तो ये जम जाती है, एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में जम जाती है। यही चीज आपके एनोड पंख कहलाती है। धातुओं के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध एनोड से धातु के परमाणु आयन बनकर विलयन में चले जाते हैं, लेकिन अशुद्ध धातु में मौजूद अविलीय अशुद्धियां एनोड के ठीक नीचे जमा हो जाती है। इन्हें एनोड पंख कहते हैं। एनोड के ठीक नीचे आपके जमा हो जाएगी, वही एनोड पंख है।
सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं जैसे सोना, चांदी सामान्यतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती, बहुत ही कम एक्टिव है, ये अत्यधिक अनअभिक्रिय होती है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है? आयनिक यौगिक, क्योंकि सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रही है, वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण करके ऋणायन बना रही है। उनके मध्य बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग जो भंगुर होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, गलनांक ज्यादा होता है, जल में घुलनशील होता है, जो अध्रुवीय विलायक है उसमें अविलय रहता है। सोडियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, इनके निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग है? उसके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन करते हैं आप। तो उनका पहले तो आप गलित क्लोराइड या ऑक्साइड का विद्युत अपघटनी करेंगे, विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटनी अपचयन करेंगे। विद्युत अपघटनी अपचयन के लिए पहले धातु का गलित फॉर्म का ऑक्साइड या क्लोराइड चाहिए वहां पर, ठीक है, ये चीज है, विद्युत अपघटनी अपचयन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु रासायनिक रूप से अधातु होने के बाद भी धात्विक चमक है? आयोडीन एक अपवाद है, ठीक है, अधातु है फिर भी चमक है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधातु आपको पता है सामान्यतः ठोस अवस्था में भौतिक गुणधर्म सही है। अधातु विद्युत की सुचालक नहीं कुचालक होती है। अधातु सामान्य ठोस अवस्था में भंगुर होती है, बिल्कुल। अधातु ठोस है तो उस केस में भंगुर रहेगी, ब्रिटाइल रहेगी। अधातु घनत्व और गलनांक उच्च होता नहीं होता भाई, अधातु कब होता है? अधातु आघातवर्धन नहीं होती, ये धातुओं का गुण है, तो ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठोस अधातु जैसे सल्फर या फास्फोरस हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, मतलब भंगुरता दर्शाती है वो चीजें। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, बिल्कुल जिंक ज्यादा एक्टिव है तो कॉपर को हटाएगा, लेकिन कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करेगा, कॉपर कम एक्टिव है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ये इसका कारण हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है तभी तो ये हटा पा रहा कॉपर को, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, और ये सही व्याख्या करता है बी। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? H2 संयोजकता किसी परमाणु के अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता है। जल के अणु में ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता था, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 के साथ जुड़ रहा है तो 2 हो जाएगी। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु क्रमश सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक है पो यानी पोटेशियम, सबसे कम है गोल्ड। तो जस्ता लेपित लोहे की वस्तु में जस्ते की परत पर खरोंच लगने पर भी जंग से क्यों सुरक्षित रहती है? देखिए जस्ता लेपित है तो जस्ते की परत पर खरोंच लगने पर भी जंग से क्यों सुरक्षित रहती है? तो जस्ता लोहे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है और अधिमान्य ऑक्सीकरण से गुजरता है जो लोहे को जंग लगने से बचाता है। इसको ऐसे समझिएगा, जब आप यशद लेपन करते हो तो जस्ता लोहे से अधिक क्रियाशील होने के कारण स्वयं का ऑक्सीकरण पहले होने देता है, ज्यादा एक्टिव है लोहे से जस्ता तो पहले उसका ऑक्सीकरण होगा। खरोंच लगने पर भी जस्ता लोहे की तुलना में ऑक्सीजन से पहले क्रिया करता है, जिससे लोहा सुरक्षित रहता है। इसे बलिदानी सुरक्षा भी कहते हैं। सक्रियता श्रृंखला में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आमतौर पर प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक विशिष्ट गुण है? आयनिक यौगिक होते हैं ना, उसमें बॉन्डिंग आयनों के बीच में स्थिर विद्युत बल रहता है। आयनिक यौगिकों का निर्माण विपरीत आवेशित आयन रहते हैं, धनायन और ऋणायन के बीच में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल रहेगा। आयनों के बीच में धातु और अधातु के बीच में जो आयन बन जाते हैं, धातु धनायन और अधातु ऋणायन, इनके मध्य बॉन्डिंग होती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होती है, काफी मजबूत, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल रहेगा ये। तो आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, गलनांक अवतरणांक उच्च होता है, गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक रहते हैं। कौन सी धातु अपनी निम्न अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में? ये सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगी। क्रियाशीलता श्रेणी में उच्च धातुओं को किस प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? जो उच्च धातु है, ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है, तो उनके विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, ठीक है, विद्युत अपघटनी उसके गलित अवस्था में चाहे क्लोराइड ले लिया, ऑक्साइड ले लिया, फिर उनका अपचयन करेंगे विद्युत अपघटनी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो कम एक्टिव है वो, देखिए वैसे धातु प्लस आप अम्ल रहते हो तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन यहां पर ये जो धातु यदि Au हो गया, Ag हो गया, Cu हो गया, तो ये अम्ल HCl से रिएक्शन करेंगे ही नहीं, धातु हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे, तो क्योंकि ये एक्टिव कम है। इस केस में आपका जिंक एक्टिव है तो ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक आपका एक लवण बना देगा, यहां पर क्या रह गया, लवण ही है ना, तो जिंक आपका लवण बनाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बाकी एक्टिव नहीं है तो ये हाइड्रोजन नीचे इसलिए अभिक्रिया करते ही नहीं है।
जब चांदी की वस्तुएं संसारित होकर सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती, देखिए चांदी सिल्वर संसारित होती है तो वहां पर काले रंग की सिल्वर सल्फाइड की लेयर रहेगी, उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। कॉपर जब संसारित होता है उसका रंग हो जाता है हरा हो जाता है। तो ये सारी चीजें, लोहा भूरा होता है, तांबा कॉपर कार्बोनेट के कारण हरा होता है, सिल्वर सिल्वर सल्फाइड के कारण काली हो जाएगी। तो सिल्वर सल्फाइड बनता है वहां पर, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन होगी उस केस में बनेगा। संक्षारण से धात्विक पिंड को क्षति पहुंचती है विशेष रूप से। तो संक्षारण से कब क्षति पहुंचती है, जब आर्द्र वायु हो, आर्द्र वायु हो, नमी हो, कहने का मतलब वहां पर। कौन सा अधातुओं का सामान्य भौतिक गुणधर्म है, अधातुआं ये गैर चमकदार होती है, उच्च विद्युत चालकता थोड़ी होती है, धातु धातु होती है, आघातवर्धन ये धातु होती है, धुंधला रूप गैर चमकदार होती है, एक आयोडीन को छोड़ दे तो उच्च गलनांक और क्वथनांक धातुओं का होता है, यहाँ पर आयोडीन अपवाद है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अल्पतम अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी है, गोल्ड हो जाएगा। समय के साथ संक्षरण होने पर तांबे का रंग हरा हो जाता है, तांबा कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, क्षारक की बनता है CuOH का होल ट्वाइस, तो कॉपर कार्बोनेट के कारण हरा होता है। चांदी का संक्षरण काला रंग है सल्फाइड के कारण, लोहे का फिर भूरा रंग है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम आपको बताना है, तो पोटेशियम है सबसे ज्यादा एक्टिव, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है और फिर जिंक है यहाँ पर। तो ये पूरी श्रेणी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानक स्थितियों के अंतर्गत विशेष रूप से अधातु के रूप में वर्गीकृत है, हाइड्रोजन। ये सारी चांदी जिंक पारा ये धातुएं हैं, हाइड्रोजन एक अधातु जबकि पारा जिंक चांदी सभी धातु है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में इसके विशिष्ट गुण के कारण अलग स्थान रखा गया क्षारीय धातुओं में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी संक्षारण, जैसे मिश्र धातु ये संक्षारण से बचाव का रास्ता है। जैसे आपने लोहे को फिर स्टील स्टेनलेस स्टील बना दी तो मिश्र धातु वहां पर बन गई, तो ये संक्षारण उसका कम होगा। और जल से, अम्ल से, वायु से संक्षारण बढ़ता है, मिश्र धातु से संक्षारण घटता है। जैसे लोहे में निकल और क्रोमियम मिलाकर आपने स्टेनलेस स्टील बना दी तो जंग नहीं लगेगी उसमें, ये एलॉय बन गई। जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को किसी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन में रखा जाता है, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कम अभिक्रियाशील धातु के लवण विलयन में रखा जाएगा तो ये उसको विस्थापित कर देगा। अधिक अभिक्रियाशील को, अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु है ना, उस लवण में से कम अभिक्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर देगा, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगा। सभी को पता है विस्थापित अभिक्रिया, चाहे आप जिंक को कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर कम है तो कॉपर के लवण में से हटा देगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के विशिष्ट भौतिक गुणधर्म का सही वर्णन करता है, तो धातुएं हैं ध्वनिक होती है, उसमें आपको साउंड आएगी धातु को टकराने से, और टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, ठीक है। धातु उष्मा और विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक होती है, धातु गलनांक ज्यादा होता है, धातु भंगुर नहीं होती, कठोर होती है, अधातु भंगुर होती है और हथौड़े से पीटने पर आसानी से टूट जाती नहीं, ये आघात वर्धनीय है, तन्य है, ध्वनिक है। किसी धातु के निष्कर्षण की विधि किस पर निर्भर करती है, वो अभिक्रिया श्रेणी, जो क्रियाशीलता श्रेणी है उसमें किस स्थिति पर है, मध्यम में है, ऊपर है, नीचे, उस पर डिपेंड करती है। जैसे सबसे ज्यादा क्रियाशील है तो विद्युत अपघटन से आप अलग करेंगे, मध्यम में है तो फिर कार्बन के साथ अपचयन है, नीचे है तो केवल गर्म करके आप मुक्त अवस्था में ले आएंगे। किसी धातु को निष्कर्षित करने के बाद उसे परिष्कृत एकदम प्योर फॉर्म में लाना, रिफाइन करना है, उसका उद्देश्य क्या है, अशुद्धियां बिल्कुल दूर कर देना उसमें से, तो उसमें विद्युत अपघटनी परिष्करण किया जाएगा, रिफाइनिंग। धातुओं के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावी है, संक्षारण रोकेंगे तो पेंटिंग करेंगे आप, प्रभावी नहीं पूछा है। नमी के संपर्क में आएंगे तो संक्षारण कैसे रोकेगा, नमी नहीं, पानी के संपर्क में नहीं आना चाहिए। एनोड लगाना, गैल्वेनीकरण, ये सभी संक्षारण रोकने की विधियां हैं। गैल्वेनीकरण में लोहे के विलेप के लिए किस धातु, जस्ते की परत है। गैल्वेनीकरण में लोहे पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। निष्कर्षण से पहले अयस्क के संवर्धन का क्या उद्देश्य है, संवर्धन से गैंग अलग की जाती है, अशुद्धियों को अलग की जाती है। जैसे आप अयस्क का आप शुद्धिकरण कर रहे हो, वहां पर धातु अलग कर रहे हो अयस्क से, तो सबसे पहला प्रोसेस है संवर्धन करना, चूर्णीकरण करके संवर्धन करेंगे, एनरिचमेंट करेंगे, ये बार बार बता रहा हूं मैं। धातु का संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, तो संक्षारण से क्या है, धातु अपना रंग स्थायी रूप से बदल देती है, अम्लों के साथ अभिक्रिया करने के कारण धातु का भार बढ़ जाता है, धातु निम्न तापमान पर पिघल जाती है, धातु पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाएगी, तो यही संक्षारण हो जाएगा। जैसे आपने देखा सिल्वर का संक्षारण हुआ तो सल्फाइड में हो गया, कॉपर का कार्बोनेट में हो गया, और आयरन का हुआ तो ऑक्साइड में हो गया। तो संक्षारण से ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाएगी। पर्यावरणीय कारक है, उसमें आर्द्रता ज्यादा है, नमी है, पानी के कारण, ठीक है, तो वहां पर धीरे धीरे वो नष्ट होने लगती है। कौन सी धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आरंभ में है, पोषो यानी पोटेशियम सबसे ऊपर, उसके बाद सोडियम है। कौन सी एक अधातु है, तो जिंक धातु है, कॉपर धातु है, मरकरी धातु है, क्लोरीन अधातु है। कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील है। निम्न में से किसे धातु क्रम कहा जाता है, धातु क्रम यानी फिर अयस्क से आप धातु अलग कर रहे हो,
धातु को उनके अयस्कों से शुद्ध रूप में निकालना ही धातु क्रम है। धातुओं को आप अलग कर रहे हो अयस्क से, वो आपका धातु क्रम है। निम्नलिखित में से किस धातु को उंगलियों के दाब से पत्तियों के आकार में ढाला जा सकता है? सोडियम। अंगुली से दबाकर एकदम आघात वर्धनीय, आपने पत्तियों के आकार में नहीं, आघात पत्तियों के आकार में ढाला जा सकता है। अंगुलियों से ढाल रहे हो तो वो ज्यादा एक तरीके से मैं कहूंगा सॉफ्ट है, मृदु है। सॉफ्ट धातु कौन सी? जैसे आप चाकू से काट सकते हो, ये चीज है, चाकू से काट सकते हो, तो चाकू से आप सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इनको काट सकते हो। तो सोडियम एक बहुत ही मृदु धातु जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, ये सोडियम हो जाएगी। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है? ये अब कौन से जल के साथ कौन सी धातु अभिक्रियाशील, जैसे ठंडे जल सबसे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है तो वो ठंडे जल के साथ कर लेंगे, तो सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी? सोडियम है। सोडियम ठंडे जल के साथ इतनी तीव्र और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है कि निकलने वाली हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। यहां पर मैं कुछ कंसेप्ट बताता हूं, इंपोर्टेंट है। ये है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातु और जल जब अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। अब सबसे पहले बात करूं यहाँ पर सबसे ऊपर वाले एलिमेंट जो सबसे एक्टिव है, जैसे पोटेशियम और सोडियम है, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऊष्मा, देखिए ये जो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस होती है ज्वलनशील होती है, और यदि इसके साथ गर्मी उष्मा हो तो ये ज्वाला के रूप में जल जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस तत्काल प्रज्वलित हो जाएगी, क्योंकि उष्माक्षेपी है। इससे उष्मा इतनी ज्यादा तेज उष्मा, जैसे सोडियम है, आपको पता है पानी में डालने पर आग पकड़ने लगता है, तो ठंडे जल के साथ जब आग पकड़ेगा, उष्मा निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस वहां पर जलती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो ऊपर वाली हो गई पोटेशियम सोडियम हो गई, जो सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो ये गर्म ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। अब जैसे पोषक की कैल्शियम 3rd नंबर पर आता है, तो ये जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है, मतलब धीमी करता तो उष्माक्षेपी नहीं होता, वहां पर हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ती है भाई, इतनी उष्मा नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस आग पकड़ ले। अभिक्रिया तो कर लेगी जल के साथ, नॉर्मल धीमी अभिक्रिया रहेगी, तो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जैसे कैल्शियम तैरने लगता है, तो ये कैल्शियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाएंगे तो कैल्शियम तैरने लगेगा। ये सेम चीज मैग्नीशियम के साथ भी होती है, मैग्नीशियम में भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं तो मैग्नीशियम भी तैरने लगता है। और इसमें भी ठंडे जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया नहीं करता है भाई, ठंडे जल के साथ केवल ऊपर आपने देखा सोडियम पोटेशियम कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम नहीं करता है। लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ नहीं करता है, ये ध्यान देना। अब मैग्नीशियम के नीचे आ गए तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक आ गए। ये तीनों ही न तो ठंडे जल के साथ करते, नहीं गर्म जल के साथ। अब मैग्नीशियम तक तो ठीक था कि एटलीस्ट गर्म जल के साथ तो कर रहा है, लेकिन ये एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये दोनों जल के साथ नहीं करते, ये केवल भाप के साथ करते हैं। तो इसकी अभिक्रिया कुछ इस टाइप से रहेगी, जैसे एल्यूमिनियम की आप अभिक्रिया दर्शाएंगे तो ये H2O क्या है? गैस है, भाप है, तब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी नीचे वाला एलिमेंट ये जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, भाप के साथ किसी के साथ नहीं करते, जो बहुत कम एक्टिव है, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड। अब अपन फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। सोडियम ठंडे जल के साथ ऊष्माक्षेपी करेगा, हाइड्रोजन गैस आग पकड़ेगी। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव? तो अधातु कमरे के तापमान पर ब्रोमीन है, और धातुओं में ये गुण मरकरी में रहता है। लोहो संक्षारण को सामान्यतः जंग लगना कहा जाता है, और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? जंग के लिए जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कौन सा धातु का विशिष्ट भौतिक गुणधर्म है? धातु आघात वर्धनीय होती है, भंगुर अधातु होती है, गैर चमकदार अधातु होती है, आघात वर्धनीय और तन्य होती है। और धातु इतनी तन्य होती है कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर वायर इतनी तन्य होती है। यशद लेपन लोहे पर किसकी पतली परत चढ़ाकर? तो यशद लेपन लोहे पर जिंक की, केवल जिंक धातु की पतली लेयर चढ़ाई जाती है। कौन सा अधातु का विशिष्ट भौतिक गुण है? अधातु वे भंगुर होती है, बिजली की खराब सुचालक होती है। ये सभी धातु के गुण दे रखे हैं इन्होंने। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कौन सी धातु शीर्ष पर है, टॉप पर है? सोडियम। सक्रियता श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम हो जाएगा, पोषक के पोटेशियम। गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाव करने की विधि है, जिसमें उन पर जिंक की, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत, गैल्वेनीकरण में जिंक की परत होती है। कौन सा धातु का भौतिक गुणधर्म है? तो धातु अत्यधिक तन्य और आघातवर्धनीय होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ, की बार बार जल का है, तो ठंडे जल के साथ सोडियम करती है। और बिल्कुल जो नीचे वाले एलिमेंट है आपका गोल्ड है, कॉपर, ये किसी भी जल के साथ नहीं करते हैं। मैग्नीशियम भी न तो ठंडे जल के साथ करता है, और मैग्नीशियम ये गर्म जल के साथ करता है। बाकी आपने देखा आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम ये भाप के साथ करते, ठंडे और गर्म दोनों के साथ नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है? अधातु विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं सामान्य तो ऊष्मा की सुचालक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक अपवाद है? पारा। धातुएं
सुचालक होते हैं, लेकिन पारा नहीं है। पारा और सीसा ऊष्मा के तुलनात्मक रूप से कुचालक होते हैं, जबकि चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? जल के साथ सोडियम बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करेगा, ठंडे जल के साथ भी। कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूत विद्युत का चालन करता है? ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है संक्षारण से बचाव के लिए। अंतिम सवाल, वे कौन से दो भौतिक गुण हैं जो धातुओं को क्रमश खींचकर पतले तार बनाने यानी तन्यता और पीट कर पतली चादर आघातवर्धनी, तो तने और आघातवर्धनी हो जाएगा। अब कुछ चीजें रह गई तो मैं बता देता हूं। ये वैसे सवाल तो आपके ग्रुप डी 2025 वाले सारे आ चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे। उससे पहले एक आपका कंसेप्ट रह गया, इनसे सवाल आया नहीं है, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो धातु मैंने वैसे बताया आपको, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम और पोटेशियम ये अम्लों के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करता है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस जब बनाते हैं ना धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, इसमें एक नाइट्रिक अम्ल आता है। यदि अम्ल में नाइट्रिक अम्ल हो तो ये हाइड्रोजन नहीं बनाएगा। अधिकांश धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी, लेकिन अपवाद ये है क्योंकि ऑक्सीकारक रहता है ना, फिर H2 को जल में कन्वर्ट कर देता है। अपवाद यहाँ पर आपका मैग्नीशियम का आ जाएगा। मैग्नीशियम, मैग्नीज और ये दोनों मैग्नीशियम मैग्नीज ये तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। वैसे HNO3 नहीं देता है, बाकी सारे एसिड देते हैं। उसमें भी एक और चीज है ये वाली, ये आपका इसी एग्जाम में सवाल भी आया है, कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर तनु HCl के साथ, ये एनसीईआरटी में दे रखा है और ग्रुप डी में पूछा भी है आपकी बार 25 में। अम्ल के साथ अभिक्रिया की दर ये भी पूछा हुआ है। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो ज्यादा एक्टिव है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक्वा रेजिया आपको बता दूं, एक्वा रेजिया में जो 3 भाग होता है HCl का, 1 2 3 ऐसे याद रख सकते हो, और 1 भाग होता है HNO3 का, एक्वा रेजिया हो जाएगा। और क्या चीजें रह गई हैं, और ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको बिल्कुल याद कर लेनी है। सबसे एक्टिव है पो, शो, के, मे, ए, जी, आ, ले, हा, को, म, सी, गो। ठीक है, म यानी मरकरी यहाँ पर जो पारद दे रखा है। एक और चीज है जो मैंने आपको अमल सार में बताई थी, वो आपका एनसीईआरटी क्रियाकलाप से है। बात होती है जब आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के विलीन में डाला जाता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, हल्का हो जाता है। और साथ ही साथ आयरन पर जो कॉपर की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ये ध्यान देना, आयरन की कील पर कॉपर की लाल भूरी परत जम जाती है और उसका कलर नीला रंग में, ये आपका FeSO4 होता है ना, नीला रंग FeSO4 बनने के कारण हल्का हरा हो जाता है। ये आयरन सल्फेट थोड़ा हरे रंग में हो जाता है। तो ये चीज ग्रुप डी 2022 में प्रश्न पूछा गया है, तो ये इंपोर्टेंट है। तो ग्रुप डी 2022 के भी इस प्रकार के सवाल की पूरी PDF हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो, काफी इंपोर्टेंट है। 25 वाली हो गई और लेटेस्ट ALP JEE टेक्नीशियन की आपकी हो गई। ये सारी देख लेंगे तो शायद ही कोई सवाल रहेगा। और बाकी पूरी हमारी एनसीईआरटी 9 10th की ई बुक भी ले सकते हो, तो सारा जिसमें थ्योरी वगैरह, टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, वैसे मैंने सारी चीजें आपको बता दी ऑलरेडी। और इसकी PDF हमारी वेबसाइट toptrainingGK.in या फिर टॉप ट्रेनिंग जीके ऐप से मिल जाएगी। टी ग्राम 25 कूपन कोड यूज लेना। टेक्स्ट बुक पर भी यदि आप पास ले रहे हो तो TTGK कूपन कोड यूज ले लेना, नए मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर रहे हो उस केस में। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।